AF-78 हिंदी। अध्याय 771 शाश्वत। नॉर्मन लियोनेल के शरीर से टकराया और खुद को और भी ज्यादा अंदर धंसा लिया। हालांकि लियोनेल एक इंच भी नहीं हिला, मानो कोई प्राचीन काल से स्थिर पर्वत खड़ा हो। वह विचलित रहा जबकि नॉर्मन की ठुड्डी उसके कंधे पर गिर गई थी। नॉर्मन हकलाया, उसका मुंह, जो पहले से ही खून से रिस रहा था, अचानक उसके साथ बहने लगा। उसके चेहरे पर गिरते आंसू मानो लाल रंग की धारा को और तेज कर रहे थे, उसके जीवन के खून के भारीपन को कम कर रहे थे और उसे ऐसे बहा ले जा रहे थे मानो वह अर्थहीन हो। नॉर्मन के होठों पर हल्की सी हंसी फूट पड़ी, उसकी उठी हुई तलवार धीरे धीरे एक तरफ गिर पड़ी। अब उसमें उसे थामने की ताकत नहीं बची थी। अब भी वह अपने पैरों पर खड़ा रह पाने का एकमात्र कारण लियोनेल का भाला और कंधा ही था। उद्धरण चिन्ह ... कितना दयनीय! वह जोर से खांसा, उसके मुंह से मांस के टुकड़े उड़कर लियोनेल की पीठ पर ऐसे जम गए मानो जीवन भर के लिए उस पर निशान बन गए हों। मैं, नॉर्मन स्विफ्ट, खो गया क्योंकि मैं लड़खड़ा गया। उसे यह बात हास्यास्पद लगी। वह समझ सकता था कि उसके साथ ऐसा करना कितना मुश्किल था। पृथ्वी पर परिवर्तन का स्थान सटीक रूप से चुना जाना था, उसे अच्छी तरह छिपाना था और उसका समय बिल्कुल सही होना था। जिस गति से वह जा रहा था उसमें उसके पैर दसियों मीटर में एक बार भी जमीन पर मुश्किल से पड़ते थे और अंतराल भी बराबर नहीं थे। उसके द्वारा चुने गए हमलों, युद्ध के बीच में उसके द्वारा चुने गए त्वरण या मंदी के आधार पर कितने भी बदलाव हो सकते थे। उसकी गति के हिसाब से इनमें से कोई भी बदलाव कई मीटर का विचलन पैदा कर सकता था। फिर भी लियोनेल ने वह सटीक बिंदु चुना जहां उसके पैर की उंगलियां जमीन से टकराएंगी, जिससे उसे सबसे ज्यादा नुकसान होगा। वो ये सब अच्छी तरह समझता था। एक प्योर स्पीडिस्ट बनने के लिए उसकी सोचने की गति उसके पैरों के साथ तालमेल बिठाने लायक होनी चाहिए थी। फिर भी उसे ये सब हास्यास्पद लग रहा था। अगर उसमें इतनी ताकत होती कि वह आसमान में हंस सके तो वह ऐसा जरूर करता। नॉर्मन के मुंह से एक बार फिर खून निकला। इस बार लियोनेल की पीठ पूरी तरह से भीग गई। धन्यवाद लड़ाई के लिए, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखें धुंधली हो गईं, उसका शरीर पूरी तरह शिथिल हो गया। लियोनेल काफी देर तक चुपचाप खड़ा रहा, उसका भाला अभी भी नॉर्मन के शरीर में घुस रहा था। नॉर्मन की ठोड़ी अभी भी उसके कंधे पर टिकी हुई थी। अब वह उसे देख तो नहीं सकता था, पर महसूस कर सकता था। वह नॉर्मन के चेहरे पर हल्की मुस्कान, उसके होठों का संतुष्ट उभार, उसकी आंखों का शांत धुंधलापन महसूस कर सकता था। यह उस आदमी का रूप था जो आखिरकार अपनी शर्तों पर मर गया था। सड़ती हुई फफूंद या भागते चूहों से घिरी किसी कोठरी में नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान में अपनी पूरी ताकत से लड़ते हुए। युद्ध क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। किसी चुनौती को सफलतापूर्वक जीतने के बाद जो उत्साहपूर्ण आवाज सुनाई देती है, उसका एक भी संकेत नहीं था। न तो गर्व था, न ही प्रशंसा। वहां केवल एक भारीपन, एक अनिच्छा थी जो उनके दिल की धड़कनों के समन्वय में बाहर तक फैल रही थी। उद्धरण ... मैं नॉर्मन द स्विफ्ट था। हवा मुझे भाई कहती थी। प्रकाश मुझे मित्र कहता था। देवताओं ने मुझे मार गिराने की कोशिश की, लेकिन मेरी गति शाश्वत है। शाश्वत। लियोनेल का भाला गायब हो गया जब उसने नॉर्मन को धीरे धीरे जमीन पर उतारा। अपने घुटनों के बल बैठकर उसने अपनी दो अंगुलियों से अपनी आंखों की पलकें बंद कर ली। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसके हाथों के सिरे खून से भीग गए थे। लियोनेल का सिर धीरे से दूर महल के ऊपर आसमान की ओर मुड़ा। वहां बादलों के बीच एक आदमी खड़ा था। उसके काले बाल, जिनमें भूरे रंग के बिखरे हुए थे, बेहद सजे हुए थे। हवा में लहराते हुए भी, चाहे उसके छोटे बाल हो या उसकी आंशिक रूप से सफेद हो रही दाढ़ी, एक भी लट अपनी जगह से हटती हुई नहीं दिख रही थी। उन्होंने सुनहरे ड्रैगन के शरीर में लिपटे लंबे लहराते शाही वस्त्र पहने हुए थे। उनका मुकुट उनके सिर पर बिल्कुल सीधा खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें ऊपर आसमान से जोड़ रहा हो। भले ही उनके वस्त्र लहरा रहे हों और उनके बाल हिल रहे हों, लेकिन यही एक चीज थी जो कभी बदलती नहीं दिख रही थी। दुनिया को देखते हुए वह सब कुछ के प्रति उदासीन लग रहा था। मानो वह एक ऐसे देश का राजा न होकर, जिसने अपनी लगभग सारी जमीन खो दी हो, एक निष्क्रिय दर्शक हो। वह न तो क्रोधित लग रहा था, न ही दुखी, न ही उदास। यदि कोई अधिक जानकारी न रखता तो वह सोचता कि वह कोई देवता है, जो अपनी सृष्टि के कार्य को ऐसे देखता है जैसे कि वह वास्तविक लोगों के जीवन और कठिन परिश्रम के बजाय निष्क्रिय, साधारण मनोरंजन हो। उनका आचरण किसी भी अपमानजनक हंसी, किसी भी व्यंग्यात्मक टिप्पणी, किसी भी क्रूर ठहाके से भी बदतर था। लियोनेल ने नॉर्मन की लाश की ओर देखा।
अब भी उसके होंठ उसी मुस्कान में मुड़े हुए थे जिसकी लियोनेल ने कल्पना की थी। वह कथित एपेक्स से अप्रभावित था। अपने पैरों पर खड़े होते हुए लियोनेल की हथेली पलट गई और उसके हाथों में एक चमकदार दोधारी चांदी का भाला दिखाई दिया। एक बार ऐसा हुआ कि वह पूरी तरह से शांत हो गई। वह न हिली, न खड़खड़ाए, न लियोनेल के नियंत्रण के खिलाफ कोई प्रतिरोध किया, न ही कोई गुस्सा दिखाया। ऐसा लग रहा था मानो उसे लग रहा हो कि अगर उसने अभी लियोनेल को नाराज कर दिया तो वह फिर कभी दिन की रोशनी नहीं देख पाएगी। लियोनेल के कदमों की एक भी आवाज नहीं थी। दरअसल वे पंख की तरह हल्के थे, हल्की हवा की तरह कोमल। फिर भी हर एक कदम उनके दिल की धड़कनों से गूंज रहा था। वे जितने हल्के थे उतने ही भारी होते चले गए। न मलबे के ढेर थे, न ऊंची आग, न कोई योद्धा जो उसके आगे बढ़ने के रास्ते को रोक सके। मानो उसने शुरू से ही तय कर लिया था कि वह सीधे आगे बढ़ेगा। वह उस रास्ते से एक इंच भी विचलित नहीं हुआ। वह आसमान में उस आदमी की ओर देखता रहा, उसकी निगाहें भावशून्य थीं। शहर में कदम रखते ही लियोनेल का पैर उठ गया। जब यह नीचे उतरा, टकराना, जब वह हवा में उछला तो उसकी पीठ से बड़े बड़े पत्थर उछलकर उसके पैरों के नीचे की जमीन को तोड़ रहे थे। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो वह इस आदमी की मौत से ज्यादा चाहता था। राजा का ताज, वह इसके लायक नहीं था। राजधानी से मात्र 10 मील दूर एक स्थान पर एल्थोर जमीन पर बैठा था। उसका चेहरा चोटों के कारण सूजा हुआ था और उसके होंठ से थोड़ा सा खून टपक रहा था। साफ था कि किसी ने उसके साथ मारपीट की थी, लेकिन इतनी नहीं कि उसे कोई गहरी चोट पहुंचे। दरअसल उस वक्त उसकी आंखों में एक ठंडा भाव था, लेकिन वो कोई असली गुस्सा नहीं लग रहा था, बल्कि वो संतोष ज्यादा था। उसके आंशिक रूप से सूजे हुए चेहरे के अलावा उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी बाहें पीठ के पीछे जंजीरों से बंधी हुई थीं। वह मिट्टी में बैठा था, किसी दिशा की ओर नहीं देख रहा था, जबकि उसके ऊपर कई लोग खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह उनके गुस्से की आवाज सुन ही नहीं पा रहा था। इनमें से 2 लोग खास तौर पर नाराज थे। देखने से ही पता चल जाता था कि वे एल्थोर से कुछ कुछ मिलते जुलते हैं, हालांकि उतने सुंदर नहीं थे। अब तक उनके चेहरे गुस्से से लाल हो चुके थे और चीख चीख कर उनके गले दुख रहे थे। लेकिन इससे भी बुरी बात यह थी कि एल्थोर ने उनकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस वहीं बैठा रहा, बिना हिले डुले। वह अपने लक्ष्य में कामयाब हो चुका था। कैपिटल पर निश्चित रूप से इस समय हमला हो रहा था और उनकी जीत या हार लियोनेल के हाथ में थी। जहां तक उसके परिवार के गुस्से की बात है, तो क्या हुआ? उसने तो वही किया जो उसे सही लगा। उसी क्षण जमीन अचानक फट गई। सन्नाटा छा गया और वे एक एक करके रास्ते से हट गए। यहां तक कि एल्थोर जैसे दिखने वाले 2 आदमी भी रास्ते से हटते हुए चुप हो गए। इस आदमी की मौजूदगी में उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे एक शब्द भी बोल सकें। एल्थोर को अपने शरीर पर एक साया सा महसूस हुआ। पहली बार उसने ऊपर देखा, लेकिन जो उसने देखा उससे उसकी पुतलियां कांप उठीं। उसके ऊपर खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता, ओरिक्स का राजा था। उस पल ना जाने क्यों उसकी झुर्रियां पहले से कहीं ज्यादा गहरी लग रही थीं, मानो कुछ ही पलों में उसकी उम्र 10 साल बढ़ गई हो। वह लंबे कद का आदमी था, उसके बाल पूरी तरह से सफेद हो गए थे। उसके वस्त्र सादे थे और उसने मुकुट भी नहीं पहना था, लेकिन उसकी गति इतनी गरिमा में थी कि उसके आसपास के लोग चुप हो जाते थे। उसका चेहरा बलशाली, चौकोर सा था। एल्थोर की तुलना में उसके सींग कहीं ज्यादा बड़े थे, लगभग किसी बड़े पुराने पेड़ की छतरियों की तरह फैले हुए। हालांकि उम्र के साथ उसकी आंखें कुछ धुंधली हो गई थीं, फिर भी उनमें एक ऐसा तेज छिपा था जो उसके बेटे की आत्मा को भेदने में सक्षम लगता था। वह बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। वह बस अपने बेटे को देखता रहा। पहली बार एल्थोर को न तो प्यार दिखा, न ही कोई श्रद्धा, न ही कोई उम्मीद। उसने एक गहरी निराशा देखी जिसने उसके दिल को दहला दिया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसके पिता को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी और अचानक उसे एक ऐसा बोझ महसूस हुआ जो उसने जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया था। उस क्षण किसी कारणवश उसे एक राजा द्वारा उठाए गए बोझ का एहसास हुआ। क्यों? ओरिक्स राजा की आवाज शांत और सुकून देने वाली थी। उसमें एक रेशमीपन था जिसे कोई भी बिना थके जीवन भर सुन सकता था। ये कहना मुश्किल था कि यह स्वाभाविक था या वर्षों के शासन से सीखी हुई लय थी। एल्थोर का जबड़ा कांपने लगा, इससे पहले कि वह अपने दांत भींच ले। उसकी सरासर झूठी जानकारी के कारण ओरिक्स की सेनाएं गलत जगह पहुंच गईं। युद्धस्थल से इतनी दूर की समय पर पहुंचना मुश्किल हो गया। अगर वे कुछ ही लोगों को भेजते तो बात अलग थी, लेकिन इतनी बड़ी सेना का नेतृत्व करने में बहुत समय लग जाता।
वहां पहुंचने से पहले ही परिणाम काफी हद तक तय हो जाता। इसके अलावा उनका मूल लक्ष्य किसी के पक्ष या विपक्ष में लड़ना नहीं था। वे बस यह नहीं चाहते थे कि विद्रोही सेना राजधानी पर हमला करे। उनके द्वारा किया गया कोई भी अन्य कार्य मायने नहीं रखता था। हालांकि अब कुछ भी बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। मैं आपके आदेश से सहमत नहीं था, एल्थोर ने अंततः यथासंभव दृढ़ता से कहा। तो उनका पीछा करने के बजाय तुमने अपनी सारी प्रजा को खतरे में डालने का फैसला किया। ओरिक्स राजा ने शांति से कहा, क्या तुम समझते हो कि तुम्हारी यह योजना नाकाम होने पर कितने लोग मारे जाएंगे? क्या तुम मानते हो कि एक राजा को ऐसा करना चाहिए? एल्थोर ने झल्लाकर कहा, मैं कभी राजा नहीं बनना चाहता था। उसकी सांसें तेज और तेज चल रही थीं। वह रोज रोज एक ही बकवास सुनकर थक चुका था। ऐसा तो उसने कभी नहीं चाहा था, तो फिर उसे हमेशा इस तरह से क्यों पेश किया जाता रहा ताकि उसे किसी तरह का नाकामयाब दिखाया जा सके? ओरिक्स के राजा को अपने बेटे के इस गुस्से पर जरा भी ऐतराज नहीं हुआ। उसकी सांसें स्थिर रहीं, उसकी निगाहें स्थिर रहीं, और उसका मूड बिल्कुल नहीं बदला। इतने सालों बाद भी तुम्हें समझ नहीं आया? राजा बनना तुम्हारी चाहत नहीं है। एल्थोर फिर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके पिता की मधुर आवाज उसके चिल्लाने से पहले ही फिर से बोल पड़ी, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दम घुट रहा हो। राजा बनना, इस बारे में भी नहीं है कि आप क्या चाहते हैं। ओरिक्स राजा अपने बेटे को देखता रहा। राजत्व एक बोझ है। यह आपके कंधों पर दबाव डालता है, आपकी पीठ को झुका देता है, आपके दिल और आत्मा पर भारी पड़ता है। आप चाहने से राजा नहीं बनते, आप परिस्थितियों से राजा बनते हैं। जो लोग इस बोझ को महसूस नहीं कर सकते, इससे भी बदतर जो लोग इसके पीछे भागते हैं, इसके लिए लालसा रखते हैं, इसके लिए विनती करते हैं, वे लोग शासन करने के योग्य नहीं हैं। एल्थोर के दोनों भाई जमीन की ओर देखने लगे। न जाने क्यों उनके दिलों में एक दर्द सा महसूस हुआ। उनके चेहरे पर शर्म की लकीरें उभर आईं जिन्हें वे लाख कोशिशों के बावजूद छिपा नहीं पा रहे थे। एल्थोर स्वयं बुरी तरह कांप रहा था, उसकी आंखों से पानी बह रहा था जो उसके नियंत्रण से बाहर था। उसके पास खंडन करने के लिए शब्द नहीं थे। एवराड, रिच्यूट, मेरे राजा, दोनों जनरलों ने एक साथ बात की, उनकी आवाजें ऊंची थीं। आज हम युद्ध के लिए निकल रहे हैं। पिताजी, एल्थोर ने पुकारा, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। राजा ने अब अपने बेटे की ओर नहीं देखा। आज से एल्थोर उमेव्रेक हमारे ओरिक्स साम्राज्य के 57वें राजा होंगे। सुनिश्चित करें कि समारोह भव्य हो और उनका नाम स्वर्ग तक गूंजे। ये राजा दूसरी ओर से देखेगा। ओरिक्स राजा अपने लंबे काले घोड़े पर सवार होकर कूद पड़ा। उसकी पीठ सीधी थी और हाथ में उसका परशु दिखाई दे रहा था। उसके बाएं और दाएं एवराड और रिच्यूट भी उतने ही लंबे दृढ़ भाव से बैठे थे। फिर वे दूर तक चले गए और राजधानी की ओर एक सीधी रेखा बनाते हुए आगे बढ़े। मुझे जाने दो, मैंने कहा, मुझे जाने दो। एल्थोर ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन बचे हुए जनरलों और उनकी संख्या की तुलना में एल्थोर एक छोटा लड़का था जिसके पास कोई मौका नहीं था। एक साथ इतने सारे लोगों द्वारा उसे रोके जाने के कारण उसके पास आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं था। क्रोध ने उसके चेहरे को सुलगा दिया, उसका शरीर युद्ध के रूप में ढल गया और उसे जकड़े हुए जंजीरों को भी तोड़ डाला। लेकिन ये भी काफी नहीं था, इससे उसके प्रहार और भी भारी हो गए। ओरिक्स कभी भी हल्के में नहीं लिया गया। ये जानते हुए भी कि यह उनका नया राजा था, उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने उसे एक ऐसे युद्ध में जाने की इजाजत नहीं दी जिसका मतलब सिर्फ मौत ही थी। वह उनका भविष्य, उनकी रोशनी और उनकी आशा था। अगर उन्हें कभी अपने राजा से बदला लेने का मौका चाहिए था, तो उन्हें उसके बड़े और परिपक्व होने की जरूरत थी, वरना उनका राज्य ज्यादा दिन नहीं टिक पाता। जब वे अपने नन्हे राजा को जमीन पर पटक रहे थे, उनकी मुट्ठियां भारी थीं और उनके चेहरों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उनमें से किसी ने भी दूर जा रहे अपने राजा की पीठ की ओर नहीं देखा, लेकिन वे सभी जानते थे कि यह आखिरी बार था जब वे उसे देख पा रहे थे। एल्थोर जमीन पर गिर पड़ा, उसकी हड्डियां बुरी तरह टूट गई थीं। वह चाहकर भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंगों के अलावा उसके शरीर के हर हिस्से को गहरी चोट लगी हो। हालांकि किसी तरह उसने अपनी मुट्ठियों से जमीन पर प्रहार करने की ताकत पाई और उसकी चीखें पूरी ओरिक्स सेना में फैल गईं। वह राजा है, मैं योद्धा हूँ, मुझे अग्रिम पंक्ति में होना चाहिए। उसे नहीं, उसे नहीं। उसकी ताकत के नीचे जमीन फट गई, टुकड़े टुकड़े हो गए और गड्ढे हो गए। जितना अधिक क्रोध उसे महसूस हुआ, उसकी पुतलियां काली होती गईं। चारों ओर ओरिक्स साम्राज्य के उच्च वर्ग के लोग खड़े थे।
मीलों तक सिर्फ उनके युवा राजा की चीखें ही सुनाई दे रही थीं। तारांकन तारांकन। लियोनेल को लगा जैसे ही उसने संपर्क किया, उसकी बाहें लगभग टूट जाएंगी। हवा में उसकी पकड़ शुरुआत में बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि उसे अपने पैरों के नीचे तैरती हुई जमीन पर निर्भर रहना पड़ रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि अगर उसके पास इतनी पकड़ भी हो तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अलेक्जेंडर अविचलित था। उसकी हथेली ने उसके क्वासी सिल्वर स्पीयर की धार को ऐसे रोक रखा था मानो वह कोई साधारण हथियार हो। प्रतिकर्षण की शक्तियों ने लियोनेल को लगभग जमीन पर गिरा दिया। कम से कम ऐसा लग रहा था कि बस जब तक कि उसके पैरों के नीचे की जमीन का टुकड़ा चकनाचूर नहीं हो गया और वह नीचे शहर में ऐसे गिर गया जैसे कोई उल्कापिंड गिर रहा हो। लियोनेल के शरीर से हवा निकल गई। इन वर्षों में वह अपने चौथे आयामी धातु शरीर के चौथे चरण से आगे नहीं बढ़ पाया था क्योंकि उसे इस जगह पर जरूरी अयस्क नहीं मिल पा रहे थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि उसका शरीर बेहद मजबूत नहीं था। हालांकि उसे खून की खांसी नहीं हुई, फिर भी उसके अंदरूनी अंग हिल गए थे। लगभग 30 मीटर की ऊंचाई से इस तरह गिरना उसके लिए भी मुश्किल था। फिर भी अगले ही पल लियोनेल बाहर निकल आया और टूटे हुए पत्थरों और मिट्टी के ढेर के साथ फिर से आसमान में दिखाई दिया। लियोनेल ने हमलों की झड़ी लगा दी। उसके भाले की नोक आग की लपटों के साथ फटने लगी और आसमान में आग के बम फूटने लगे। अलेक्जेंडर शांतिपूर्वक पीछे की ओर सरक गया और अपनी ओर आश्चर्यजनक गति से उड़ते हुए मिट्टी के प्रक्षेप्यों को पार करता हुआ आगे बढ़ा, मानो वह बर्फ पर स्केटिंग कर रहा हो। हर बार जब वह अपनी हथेली को हल्के से आगे की ओर दबाता तो लियोनेल के हमले ऐसे नाकाम हो जाते मानो किसी अभेद्य दीवार से टकरा रहे हों। हमले लगभग पूरी तरह से बेअसर हो जाते थे और अलेक्जेंडर के शरीर के बाकी हिस्सों तक उनकी कोई ताकत भी नहीं पहुंचती थी। कोई रक्षात्मक क्षमता? क्या ये सिर्फ उसकी हथेली है या उसका पूरा शरीर? लियोनेल के सफेद सुनहरे पंख एक बार फिर प्रकट हुए। उसका शरीर कांसे के रूनों से भर गया और उसकी त्वचा में चमक आ गई। उसकी आंखें बैंगनी लाल हो गईं और उसकी शक्ति का विस्फोट हो गया। वह तैरती चट्टान से तैरती चट्टान पर कूदता रहा, उसकी गति और तेज होती जा रही थी। हार्मोनिक भाला। उसी क्षण लियोनेल के शरीर का अचानक क्लोन बन गया और दोनों ही हवा में अपनी अपनी छवियां छोड़ते हुए प्रतीत हुए। पलक झपकते ही वो एक साथ हर जगह दिखाई देने लगा, अलेक्जेंडर से काफी दूर भी और थोड़ी दूरी पर भी। अलेक्जेंडर की आंखें सिकुड़ गईं। चारों तरफ से भाले उसकी ओर बरसने लगे। जब ऐसा लग रहा था कि उसे छुरा मार दिया जाएगा, तभी उसकी शक्ति बढ़ गई। टकराना। सभी छवियां एक साथ गायब हो गईं, केवल एक लियोनेल अलेक्जेंडर की पीठ की ओर चुपता हुआ रह गया। हालांकि जैसा कि कई लोगों ने उम्मीद की थी, उसके चारों ओर एक गोलाकार ढाल दिखाई दी जिससे लियोनेल की भुजाएं हिलने लगीं। बस थोड़ी देर की शांति के बाद लियोनेल ने पाया कि उसे एक बार फिर गोली मार दी गई है। तोप से निकली गेंद की तरह वह शहर में घुस गया, दीवारों और पत्थर की टाइलों वाले मैदानों को चीरता हुआ। लियोनेल ने अपना सिर हिलाते हुए खांसा। आसमान की ओर देखते हुए उसने देखा कि अलेक्जेंडर उदासीन भाव से उसकी ओर देख रहा है। तो यह विश्व शक्ति द्वारा संचालित एक रक्षा क्षमता है। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरा अर्धरजत भाला भी उसकी रक्षा को नहीं तोड़ सकता। उसकी क्षमता शायद उसकी विश्व शक्ति के सहयोग से छठे आयाम की क्षमता के बराबर है। और अपने उपाधिधारी शूरवीरों के विपरीत उसे अपनी उपाधि पुकारने की जरूरत नहीं है। लेकिन गॉगल्स ने कहा था कि इस अलेक्जेंडर में शब्दों से जुड़ी एक क्षमता है। क्या ये गलत था या मैं कुछ भूल रहा हूं? लियोनेल धीरे से खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर उदासीनता थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उसे ही इतना बड़ा नुकसान हुआ हो। लगता है अब आपके पदार्पण का समय आ गया है। लियोनेल ने अपना भाला जमीन में घुसा दिया। उसकी गति और भी तीव्र हो गई क्योंकि फोर्स उसके चारों ओर सीटी बजा रही थी। उसी क्षण उसके सिर के ऊपर का प्रभामंडल भयंकर रूप से चमकने लगा तथा कांपते हुए उसका आकार 1 गुना बढ़ गया। फिर उसमें एक और तह बढ़ी, फिर एक और। आखिरकार प्रभामंडल का व्यास अकेले ही 2 मीटर से ज्यादा हो गया और वह इतना चमकीला कांस्य बैंगनी चमक रहा था कि लगभग बैंगनी सुनहरा लग रहा था। जब यह अपने चरम पर पहुंच गया तो ये लियोनेल के शरीर पर उतर आया और एक ही छलांग में उसके पैरों तक पहुंच गया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन जैसे ही वह लियोनेल के शरीर के ऊपर वापस आया, एक चमकदार कवच दिखाई देने लगा। तेज हवाएं थम गईं। कवच की प्लेटों से चमकती धूप परावर्तित हो रही थी। चमकीले चांदी और नाजुक काले रंग उसके विस्तृत पैटर्न में बारी बारी से दिखाई दे रहे थे। उसकी उपस्थिति मात्र से ही मानो समय रुक सा गया हो, चारों ओर एक भयानक सन्नाटा छा गया हो।
जैसे ही प्रभामंडल लियोनेल के सिर के ऊपर से गुजरा, वह धीरे धीरे एक हेलमेट से ढक गया, जिससे उसकी सुंदर उदासीन विशेषताएं छिप गईं। एक हल्की सी क्लिक ने सब कुछ अंतरिक्ष में बंद कर दिया। मानो उसमें जान आ गई हो। कवच सिकुड़कर लियोनेल के कवच से ऐसे चिपक गया मानो वह उसकी दूसरी त्वचा से ज्यादा कुछ नहीं था। दिव्य कवच की असली क्षमता यही थी। ये किसी सामान्य कवच की तरह काम नहीं करता था। कुल मिलाकर ये लियोनेल के शरीर का एक जीवित सांस लेने वाला अंग बन गया था। जब ये क्षतिग्रस्त होता तो इसकी मरम्मत हो जाती। जब ये हिलता तो इसमें एक ऐसा लचीलापन होता जिसकी बराबरी कोई और कवच नहीं कर सकता था। इसकी शक्ति अब लियोनेल की अपनी थी, इसकी उपस्थिति लियोनेल की उपस्थिति थी। लियोनेल ने अपना भाला जमीन से बाहर निकाला, उसकी सौम्य कार्रवाई से दुनिया कांप उठी। लियोनेल की पीठ पर एक बार फिर सफेद सुनहरे पंख फैल गए। उसके चांदी काले कवच और उनके बीच का अंतर मानो दुनिया को चकाचौंध कर रहा था। हालांकि लियोनेल के अचानक आगे बढ़ने पर जो भी लापरवाही हो सकती थी वह गायब हो गई। पलक झपकते ही वह अलेक्जेंडर के ऊपर पहुंच गया। बिना किसी मदद के उसने हवा में ऐसे कदम रखा मानो सांस लेना आसान हो। उसका भाला इतनी जोर से नीचे गिर रहा था कि कोई भी सोच सकता था कि उसका लक्ष्य सामने खड़े आदमी को नहीं बल्कि नीचे के ग्रह को चीरना है। अलेक्जेंडर की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह किसी क्षमता के कारण नहीं बल्कि विश्व शक्ति के कारण उड़ पा रहा था जिसने उसे यह शक्ति प्रदान की थी। ये पहली बार था जब उसने किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसा करते देखा था जिसके पास उड़ने की क्षमता नहीं होनी चाहिए थी। उसे मिली किसी भी रिपोर्ट में इस कवच का जिक्र नहीं था, न ही उसकी उड़ने की क्षमता का। साफ था कि यह एक तुरुप का पत्ता था जिसे लियोनेल ने इसी पल के लिए छिपाकर रखा था। अलेक्जेंडर ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसकी हथेली हमेशा की तरह लियोनेल के ब्लेड की ओर बढ़ गई। लेकिन उस पल उसे अचानक ऐसा लगा जैसे उसका हाथ हवा की दीवार या दलदल की गहराई में से गुजर रहा हो। उसकी गति काफी धीमी हो गई, हालांकि उसे लग रहा था कि वह उतनी ही तेज चल रही है जितनी पहले थी। संज्ञानात्मक असंगति ने उसे उलझन में डाल दिया। हालांकि तभी खतरे की एक भयावह अनुभूति ने उसे अंदर तक हिला दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पीछे की ओर गोली चलाई। लियोनेल का भाला नीचे उतरा। एक पल में वह अलेक्जेंडर की हथेली के सामने था, लेकिन एक ऐसी हरकत में जिसे वास्तविकता के नियमों का उल्लंघन ही कहा जा सकता था। अगले ही पल वह उसके आगे निकल गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह टेलीपोर्ट हो गया हो। किसी तरह ऐसा लगा जैसे वह हमेशा से वहां था। अलेक्जेंडर ने समय रहते ही बचाव कर लिया, लेकिन वह अपने राजसी वस्त्र को दो टुकड़ों में फटने से बचाने में बहुत देर कर चुका था। उसकी छाती से खून की हल्की लकीर बह रही थी। अलेक्जेंडर की गति भी कीचड़ भरे मैदानों से टकरा रही थी, मानो उसे चारों तरफ से घेर लिया गया हो। चाहे वह कहीं भी, कैसे भी या कितनी भी कोशिश करे, उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी गति एकदम कम हो गई हो। एपेक्स को अचानक बैकफुट पर पाकर देखने वाले स्तब्ध रह गए। कुछ हद तक इनमें विद्रोही सेना के लोग भी शामिल थे, लेकिन बहुत जल्द वे जोर जोर से दहाड़ने लगे और दशकों से दबी हुई उनकी भावनाएं फूट पड़ीं। लियोनेल का भाला उसके हाथों में घूम रहा था। हवा में वह धीमे और सोच समझकर कदम बढ़ाते हुए अलेक्जेंडर पर दबाव डालने लगा। उसका भाला जोर से फटा और 3 में से 2 टुकड़ों में बंट गया। भाला तीर की तरह आगे की ओर तेजी से बढ़ा। अलेक्जेंडर की धीमी गति से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह सामान्य से भी ज्यादा तेज हो गया है। अलेक्जेंडर ने एक बार फिर अपना अवरोध खड़ा कर दिया। अब तक वह अपना सिर सिर्फ इसी तरह बचाए रख पाया था, अपने शरीर को चारों तरफ से इसी तरह बचाकर। हालांकि जब वह उम्मीद कर रहा था कि ब्लेड उसकी छाती में घुस जाएगा, तो वह गायब हो गया और उसकी पीठ पर लगी ढाल पर भारी दबाव पड़ा। ये दृश्य देखकर रईसों में दहशत फैल गई। अब तक उन्हें पूरा यकीन हो गया था यह एक स्थानिक क्षमता थी, और वह भी एक विनाशकारी क्षमता। लियोनेल की चेन वापस अपनी जगह पर आ गई, लेकिन एक ही झटके में उसने विपरीत दिशा को आगे की ओर घुमा दिया, जिससे एक और चेन आगे की ओर आ गई। जो धीमी व्यवस्थित शुरुआत थी, पलक झपकते ही एक भीषण हमले में बदल गई। जंजीरों के टूटने और खुलने की आवाजें युद्ध क्षेत्र में गूंज रही थीं। धूसर और चांदी रंग की परछाइयां इधर उधर घूम रही थीं, जैसे लियोनेल कथित राजा को निशाना साधने के अभ्यास के लिए इस्तेमाल कर रहा था। अलेक्जेंडर का चेहरा धुंधला गया, मानो वह कछुए के खोल में छिपा हो। वह बस अंतहीन बौछारें झेल सकता था। उसके कानों में धातु की खनकती आवाज लगातार गूंज रही थी। अपने से भी ऊपर आसमान में खड़ी उस बख्तरबंद आकृति को देखकर उसका दिल हत्या के इरादे से भर गया।
बहुत समय हो गया था जब किसी ने सचमुच उसकी संप्रभुता की परीक्षा लेने की सोची थी। उसने नॉर्मैंड को कभी सचमुच नहीं गिना था। उसकी नज़र में ऐसा आदमी अपनी आखिरी सांसों से जूझते चूहे से ज्यादा कुछ नहीं था, एक ऐसा कृंतक जो जाल में फंसा हुआ था और जिसके पास बचने का जरा भी मौका नहीं था। हालांकि ये बिल्कुल अलग था। उनके शासन पर इस तरह का हमला अभूतपूर्व था। वह अलेक्जेंडर द एपेक्स था। ये दुनिया उसके लिए एक सीढ़ी से ज्यादा कुछ नहीं थी। एक दिन ऐसा आएगा जब वह इस ब्रह्मांड पर राज करेगा और सबका सच्चा एपेक्स बन जाएगा। अलेक्जेंडर दहाड़ा, उसके वस्त्र का जो कुछ बचा था वह बिखर गया और उसका शक्तिशाली तथा सुडौल धड़ प्रकट हो गया। इसके नीचे की ओर फैली लाल रंग की एक अनोखी रेखा शीघ्र ही भर गई तथा आकाश से प्रकाश का एक बड़ा स्तंभ नीचे उतरने लगा। उस क्षण उसने सचमुच अपना सर्वोच्च खिताब प्रकट किया, उसकी ताकत बढ़ गई। वह लियोनेल के क्षेत्र से होते हुए आगे की ओर बढ़ा, उसकी हथेलियां मुट्ठियों में भींची हुई थीं। एक ही मुक्का आगे बढ़ते ही आसमान में एक सुनहरी मुट्ठी उभर आए। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया किसी भी पल ढह जाएगी। लियोनेल की ठंडी और गन्नापूर्ण आंखें उस सुनहरी मुट्ठी को उस पर गिरते हुए देख रही थीं। मानो वह अभी भी दुनिया की ऊर्जाओं से लगातार प्रेरित हो रहा हो। उसका आकार बढ़ता ही जा रहा था। अलेक्जेंडर की मुट्ठी से बढ़कर वह जल्द ही लियोनेल के शरीर से भी बड़ा हो गया, मानो उसे कुचलकर चूर चूर कर देना चाहता हो। लियोनेल को शायद अंदाजा ही नहीं था कि ये मुट्ठी उसके लिए ही थी। वो बिना हिले डुले अपनी उंगलियों और अंगूठे के बीच भाला पकड़े हुए था, मानो पंथ जितना हल्का हो। उसके मन में नॉर्मैंड के विचार लगातार उभर रहे थे। आम लोगों का दर्द, रईसों का दुर्स्वप्न। अपनी शक्ति और ताकत बनाए रखने के नाम पर इस आदमी ने जो कष्ट और अत्याचार किए थे। लियोनेल ने पाया कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं। बस बात ये थी कि उन सभी में अलेक्जेंडर जैसी ताकत नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे आयामी छंद में सहस्राब्दियों से कैंसर पनप रहा हो, लेकिन एक भी व्यक्ति इसके बारे में कुछ नहीं कर पाया हो। जो सबसे नीचे थे वे चुपचाप सहते रहे। जो ऊपर थे उन्होंने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए इसे जारी रखा। जो लोग पहले से ऊपर उठकर बाद की श्रेणी में शामिल हो गए, उनका मानना था कि उनकी कड़ी मेहनत ने उन्हें अपनी मनमानी करने का अधिकार दिया है। शायद तीसरे समूह के लोग सबसे बुरे थे। उनके दोनों तरफ के नजरिए थे, फिर भी उन्होंने यथास्थिति बनाए रखने का फैसला किया और कहा कि निचले तबके के लोगों जैसे घटिया लोगों को बस और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, मानो मेहनत करने का एकाधिकार उन्हीं का हो। ऐसे लोग पूरी तरह से भूल जाते हैं कि उन्हें क्या मदद मिल सकती थी, उन्हें क्या भाग्य मिला होगा, किसी और ने उन्हें क्या सहायता दी थी। एक बार जब वे सफल हो गए तो उनके लिए इससे अधिक कुछ भी मायने नहीं रखता कि दूसरों को पता चले कि वे अपने लक्ष्य तक पहुंच गए हैं, जबकि आप नहीं पहुंचे क्योंकि आपने पर्याप्त मेहनत नहीं की थी। और फिर अलेक्जेंडर भी था। वो पहले से ही दुनिया के शिखर पर था, लेकिन लियोनेल उसकी आंखों में महत्वाकांक्षा देख सकता था। ये इससे ज्यादा साफ नहीं हो सकता था। ये राजा पहले से ही भाग्यशाली था क्योंकि उसका जन्म राजघराने में हुआ था। अब उसके पास जो भी कार्ड था जिससे उसे इतना आत्मविश्वास मिला कि वह पूरे आयामी छंद का सामना कर सकता था। क्या आपको लगता है कि उसे भी ऐसा अवसर पाकर खुद को भाग्यशाली महसूस हुआ होगा? नहीं, शायद उसने सोचा होगा कि उसकी किस्मत में यही लिखा था, कि उसकी कड़ी मेहनत ने ही उसे इस वरदान का लाभ उठाने की स्थिति में पहुंचाया है, कि वह इसका हकदार है। ये सब देखकर लियोनेल को बहुत बुरा लगा। ऐसा क्यों था कि उसने कभी सोचा ही नहीं कि उसकी जान किसी और की जान से ज्यादा कीमती है? क्या ये साफ नहीं था कि उसकी कीमत ज्यादा है? जरा उसकी प्रतिभा देखिए, जरा उसकी ताकत देखिए। उसका मरना किसी और के मरने जैसा नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है? स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। लेकिन लियोनेल ने इसे कभी इस तरह नहीं देखा था। उनकी प्रतिभा ने उन्हें किसी अन्य की तुलना में अधिक मूल्यवान क्यों बनाया? वह भाग्यशाली था कि उसे 7वें आयाम के पिता से जन्म मिला। वह भाग्यशाली था कि उसे एक प्रतिभाशाली मां से जन्म मिला जो ऐसे व्यक्ति का ध्यान आकर्षित कर सकती थी। वह भाग्यशाली था कि उसे छठे आयाम के परिवार से एक दादी मिली। भाग्यशाली था कि उसे एक दादा मिला जिसने 8वें आयाम की क्षमता वाली दुनिया पर राज किया। उसने ऐसा क्या किया था कि उसे ये सब मिल रहा है? उसने तो लॉटरी जीत ली थी, बस इतना ही। उसने कुछ भी नहीं कमाया था, और न ही उससे पहले के इस झूठे राजा ने। ऐसे लोग अपने मूल्य को लेकर बहुत अधिक घमंडी हैं क्योंकि वे मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। लियोनेल उन सभी से नफरत करता था। अतीत में वह अपने विचारों को इतनी स्पष्टता से एक साथ नहीं रख पाया था कि वह समझ सके कि वह क्या है जो उसे इतना परेशान करता है।
लेकिन अब उसे समझ आ गया था, अगर दुनिया को बदलने वाली कोई चीज है तो वह है नीचे के लोगों का ऊपर उठना। इसके लिए उन लोगों की जरूरत होगी जो अपने से कमतर लोगों की दुर्दशा को समझते हों, जिन्हें आयामी छंद की लॉटरी जीतने के लिए भाग्यशाली माना जाता हो, जिन्हें कुछ करने का चुनाव करना होगा। तो यहीं और अभी इस दुनिया में लियोनेल ने कुछ करने का फैसला किया। लियोनेल के भाले पर एक घनी काली ऊर्जा छाई हुई थी। उसकी उपस्थिति मात्र से ही अंतरिक्ष में कंपन होने लगा और वास्तविकता का ताना बाना बिखरने का खतरा पैदा हो गया। उसने अपना हाथ आसमान की ओर उठाया। जब वह नीचे उतरा तो सन्नाटा छा गया। अलेक्जेंडर की दहाड़ मौत के सन्नाटे में बदल गई। स्थानिक तात्विक बल की एक दरांती हवा में फटी और विशाल सुनहरी मुट्ठी को दो टुकड़ों में तोड़ दिया, मानो वह गुब्बारे को फुला रही हो। लियोनेल ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसका शरीर गायब हो गया और अलेक्जेंडर के सामने प्रकट हुआ। सर्वोच्च, सबसे तेज गति, सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी शक्ति। लेकिन किसे परवाह थी? इस झूठे राजा के छोटे से विश्व दृष्टिकोण में वह सिर्फ सर्वोच्च था। लियोनेल उसे उससे कहीं ज्यादा भाग्यशाली व्यक्ति का दृश्य दिखाता। वह उसे अपने से भी ऊपर एक सर्वोच्च दिखाता। मर जाओ, लियोनेल ने ठंडे स्वर में कहा। अलेक्जेंडर ने अपनी बाधा पर भरोसा करते हुए आगे की ओर मुक्का मारा। लेकिन उसी क्षण लियोनेल का ब्लेड गायब हो गया। जब वह पुनः प्रकट हुआ तो वह पहले ही अलेक्जेंडर की सुरक्षा को पार कर चुका था तथा उसके कॉलर के ऊपर प्रकट हो चुका था। इससे पहले कि अलेक्जेंडर कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, ब्लेड उसके कंधों को चीरता हुआ उसके शरीर को तिरछे चीरता हुआ निकल चुका था। आसमान में खून की बारिश हो रही थी। अलेक्जेंडर के दोनों हिस्से हवा में उड़ रहे थे और लियोनेल के पास अपनी गति को रोकने की क्षमता नहीं थी। लेकिन सभी चीजों की तरह ये भी अंततः समाप्त हो गया। अलेक्जेंडर की आंखें धुंधली हो गईं, उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई और वह आसमान से लाल रंग की बौछार के साथ नीचे गिरने लगा। खून की बूंदें लियोनेल के चारों ओर लटक रही थीं, उसके शरीर को छूने तक में असमर्थ। वे एक एक करके नीचे गिर रही थीं और राजधानी को उनके झूठे राजा के जीवन से नहला रही थीं। विद्रोही सेना का उत्साह थम गया। क्या उन्होंने ऐसा कर दिखाया? क्या वे सचमुच सफल हो गए? क्या उनके वर्षों के कष्ट अंततः समाप्त हो गए? उनके गालों से गर्म आंसू बहकर उन जमीनों पर गिर रहे थे जो अब उनकी अपनी थीं। लियोनेल आसमान में खड़ा था, उसका कवच चमक रहा था, उसके भाले की नोक ढीली थी। उसने आसमान की ओर देखा, उसके हेलमेट के नीचे एक हल्की मुस्कान छिपी हुई थी। लेकिन ठीक उसी क्षण उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसका सिर अलेक्जेंडर की लाश की ओर घूम गया, उसकी अभिव्यक्ति पर बर्फ जम गई। हवा में गहरी हंसी गूंज उठी। उन्मत्त हंसी ने राजधानी के तापमान को दर्जनों डिग्री नीचे गिरा दिया। हंसी में एक पागलपन था जो किसी को भी भय और आशंका से भर सकता था। यह उस तरह की हंसी थी जो किसी ऐसे व्यक्ति से आ रही थी जिसने अपना दिमाग खो दिया हो, ऐसी हंसी जो केवल वही निकाल सकता था जिसने अपनी चरम सीमा पार कर ली हो। अलेक्जेंडर के शरीर के दोनों हिस्से फिर से जुड़ने लगे, मानो ये सिर्फ ऊपरी सिलाई थी। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसका शरीर फिर से टूटने की कगार पर था। हालांकि धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ये जुड़ाव और मजबूत होता गया। जब तक अलेक्जेंडर अपने पैरों पर खड़ा हुआ, सिलाई अपने आप ठीक होने लगी और स्वस्थ, ठीक हो चुकी त्वचा के नीचे गायब हो गई। आसमान में लियोनेल सिकुड़ी हुई आंखों से देख रहा था। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि उससे कोई गलती तो नहीं हुई। उससे कहाँ गलती हुई? आखिर यह क्षमता क्या थी? ये कहाँ से आए? क्या ये विश्व बल की एक और क्षमता थी? क्या अलेक्जेंडर की सर्वोच्च उपाधि उसे बेहतर उपचार प्रदान करती थी? अब जब लियोनेल ने इसके बारे में सोचा तो उसने इस युद्ध में अलेक्जेंडर को पहले भी एक बार घायल किया था। और हालांकि वह एक असाधारण रूप से हल्का घाव था, वह बहुत जल्दी ठीक भी हो गया था। या क्या ये पूरी तरह से कुछ और हो सकता है? ऐसा कुछ जिसके बारे में उससे कोई जानकारी नहीं थी। इस समय शब्दकोश की असुविधा स्पष्ट रूप से सामने आ गई। उसे यकीन था कि उसके पिता ने जानबूझकर ऐसा किया होगा। उसे एक पल के लिए भी यकीन नहीं हुआ कि उसके पिता में शब्दकोश को इस्तेमाल करने में आसान बनाने का हुनर नहीं था। धरती के लोग भी एक कोशिका के आकार के माइक्रोचिप बना सकते हैं, उसके पिता की तो बात ही छोड़िए। लियोनेल अलेक्जेंडर से आती एक गहरी और दमघोंटू आभा को महसूस कर सकता था। उस पल उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह शब्दकोश निकाल ले। उसने अपने पूरे शरीर को युद्ध के लिए तैयार कर लिया था और बस खुद के बारे में ही सोच रहा था। लियोनेल का जबड़ा खड़ा हो गया, क्योंकि अलेक्जेंडर की उन्मत्त हंसी और भी अधिक भड़कीली हो गई।
अलेक्जेंडर की हरकतें समझ में नहीं आ रही थीं। अगर उसके पास इतनी ताकत होती तो उसने चीजों को इस हद तक क्यों पहुंचने दिया। अगर उसके पास इतनी ताकत नहीं होती और ये सब दिखावा से ज्यादा कुछ नहीं था, तो वो इस तरह हंसकर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा था। स्माइलिंग फेस कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। सारे संकेत इस ओर इशारा कर रहे थे कि यह आदमी पागल हो गया है, लेकिन लियोनेल को लगातार एक ठंडी, जानलेवा और षड्यंत्रकारी नियत क्यों महसूस हो रही थी। यह एहसास ठंडा और चिपचिपा दोनों था, मानो उसकी त्वचा पर चिपकी बर्फ को जबरदस्ती छीला जा रहा हो। तभी लियोनेल ने अलेक्जेंडर की आंखें देखीं। एक ही नज़र में वह समझ गया कि यह एहसास कहाँ से आ रहा है। अलेक्जेंडर का मुंह खुला का खुला रह गया था, उसकी हंसी इतनी जोर से गूंज रही थी कि लियोनेल उसकी जीभ भी हिलती हुई देख सकता था। हालांकि उसकी हंसी उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। उसकी पुतलियां एक ठंडे गुस्से से भीग रही थीं, मानो उसकी हंसी मजाक से नहीं बल्कि अपमान से निकली हो। ठीक उसी क्षण अलेक्जेंडर का आभामंडल बिखर गया और फिर से नया रूप ले लिया। उसका पूरा अस्तित्व मानो पारलौकिक हो गया। लियोनेल की पुतलियां सिकुड़ गईं। पांचवा आयाम। अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसे तो एक अर्धकांस्य क्षेत्र माना जाता था, पांचवें आयाम का खतरा यहाँ कैसे आ सकता है। क्या यह एक अनोखा क्षेत्र था? लेकिन बाहरी हस्तक्षेप कहाँ था? लियोनेल ने पिछले 2 सालों में बहुत ज्यादा रिसर्च और बहुत ज्यादा मेहनत की थी, इसलिए शायद उसे बाहरी प्रभाव नजर न आया हो। उसे इसका अंदाजा बहुत पहले ही हो गया होता। उसे इस बात का पूरा यकीन था। इसके अलावा अगर कोई बाहरी हस्तक्षेप भी होता तो भी इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए उन्हें कोई न कोई कार्रवाई तो करनी ही पड़ती, लेकिन ये कार्रवाई कहाँ की गई? लियोनेल को किसी बाहरी ताकत, किसी विदेशी ऊर्जा, यहाँ तक कि युद्ध क्षेत्र में किसी अप्रत्याशित बदलाव का भी आभास नहीं हुआ था। इन सब के अलावा यह एक वेरिएंट जोन माना जाता था। लियोनेल को 2 साल तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी और अभी तक उसे कोई इनाम नहीं मिला था। ये तो पहले से ही सामान्य बात नहीं थी, तो फिर यह भी कैसे हो सकता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सभी कारक इस हद तक एक साथ आ गए हों कि चीजें अप्रत्याशितता के इस स्तर तक पहुंच गई हो? क्या उसके लिए किसी व्यक्ति से इस स्तर पर लड़ना संभव भी था? इससे पहले कि लियोनेल इसके बारे में कुछ और सोच पाता, उसने पाया कि अलेक्जेंडर उसके सामने प्रकट हो गया है। एक मुट्ठी जो ऐसा लग रहा था कि वह दुनिया को ध्वस्त कर सकती है, घने स्थानिक बल के बीच से ऐसी गति से तैरते हुए करीब आ रही थी कि ऐसा करना असंभव सा लग रहा था। लियोनेल ने अपने दिव्य कवच के विकृत क्षेत्र का बमुश्किल इस्तेमाल करते हुए बिना किसी नुकसान के एक तरफ सरकने की कोशिश की। हालांकि उसे तुरंत ही पानी का रिसाव महसूस हुआ, उसका शरीर पानी से बाहर निकली मछली जैसा महसूस हो रहा था। चौथे आयाम के अस्तित्व की गति को धीमा करने के लिए अपने दिव्य कवच को ईंधन देना एक बात थी, लेकिन पांचवें आयाम के अस्तित्व के विरुद्ध ऐसा करने की कोशिश करना लगभग एक मूर्खतापूर्ण स्वप्न था। अलेक्जेंडर हवा में वहीं खड़ा था जहां लियोनेल खड़ा था, 1 इंच भी नहीं हिला, जबकि लियोनेल आसमान में ऊपर उठकर उनसे कुछ दूरी बना रहा था। वह इस बात से काफी हैरान था कि उसका वार जमीन पर नहीं लगा था। उसकी उन्मत्त हंसी अभी भी आसमान में लटकी हुई थी, जो धीरे धीरे जमा होते और धूसर होते बादलों के बीच गूंज रही थी। उसने अपने कंधे को घुमाया, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह उसे खींच रहा हो या अपनी नई ताकत के साथ अभ्यस्त हो रहा हो। एक क्षण बाद उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, जिससे सभी प्रकार की ऊर्जाएं चारों ओर से आने लगीं। पहले विश्व शक्ति थी, फिर लियोनेल को सार्वभौमिक शक्ति का आभास हुआ, फिर एक तटस्थ शक्ति आई। तीनों ने मिलकर अलेक्जेंडर के चारों ओर के स्थान को हिला दिया, क्योंकि उसके शरीर के चारों ओर 4 अंधकार में मौसमों की छवियां बनने लगीं। आसमान में कंपन हुआ, गड़गड़ाहट की धीमी आवाज ने गति पकड़ ली। उसी क्षण बारिश की एक बूंद लियोनेल के कवच से टकराकर वापस लौटी। उसे ऐसा लगा जैसे पिन गिरने की आवाज आए हो, और फिर भी वह उसके मन में शेर की दहाड़ की तरह गूंज रही थी और बिना किसी रोक टोक के उसके कवच से होकर गुजर रही थी। फिर अलेक्जेंडर की मुट्ठी फिर से आगे बढ़ी। लियोनेल दहाड़ा, उसका भाला बड़ी मात्रा में स्थानिक बल के साथ कंपन कर रहा था जब वह इस सुनहरी मुट्ठी से मिला। चिंगारियां उड़ रही थीं, जो चमकते हुए सोने के विपरीत काली बिजली की चमक जैसी दिख रही थीं। लियोनेल लगातार पीछे धकेला जा रहा था, आकाश में उसका लंगर और उसकी ताकत लगभग नाकाफी थी। बस उड़ने के लिए उसे अपने आसपास की स्थानिक शक्ति का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन अलेक्जेंडर के साथ सिर्फ एक बार की बातचीत के बाद उसे लगा कि अब वह अपनी ये ताकत नहीं दिखा पाएगा।
जैसे ही लियोनेल एक ही वार से जूझ रहा था, अलेक्जेंडर उसके ऊपर आसमान में प्रकट हुआ। उसकी मुट्ठी ने दूसरा वार किया। लियोनेल की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी बाहें कांपने लगी जब उसने प्रतिरोध किया। लेकिन एक के सामने जो भी थोड़ी बहुत ताकत थी, वह दूसरे के सामने पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। बिना किसी संदेह के उसका शरीर लगभग कुचल गया। उसका कवच 2 प्रहारों की शक्ति के नीचे टूटने की धमकी देने लगा। टकराना। लियोनेल का शरीर बलपूर्वक जमीन में धंसा हुआ था। 2 मुट्ठियों के निशान एक दूसरे के ऊपर बने हुए थे, जिससे वह और अधिक मिट्टी में धंस गया। युद्ध के मैदान में सन्नाटा छा गया, क्योंकि हल्की बारिश की बूंदें लगातार होती रहीं और उनकी गति बढ़ती गई, जब तक कि उनके कानों में लगातार खड़खड़ाहट नहीं गूंजने लगी। लियोनेल जमीन से उछल पड़ा। उसका कवच बिल्कुल वैसा ही साफ दिख रहा था जैसा उसने पहली बार दिखाया था। फिर भी उसके आंतरिक अंगों की हालत कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। अगर उसका धातु शरीर और दिव्य कवच एक साथ काम न करते तो शायद वह पहले ही आधा मर चुका होता। लेकिन फिर भी उन्हें खड़े होने में कठिनाई हो रही थी। लियोनेल ने गहरी सांस ली। उसकी निगाहें अलेक्जेंडर पर टिकी थीं और उसकी पकड़ उसके चांदी के दोधारी भाले पर मजबूती से टिकी थी। ड्रीमर्स के बैटल सैंड्स। एक प्रबल स्वप्न शक्ति अचानक युद्धभूमि पर छा गई। मानो कोई स्कैनर किसी जांच को स्कैन कर रहा हो। सब कुछ लियोनेल के मन में प्रतिबिंबित हो रहा था। स्वप्न बोध। लियोनेल का दिमाग लगभग 200 भागों में बंट गया और प्रत्येक भाग उसके शरीर के अलग अलग हिस्से पर नियंत्रण कर रहा था, मानो वह कोई मानव न होकर एक मशीन हो जिसे संचालित किया जाना है। लियोनेल का शरीर बेहद सटीकता से हिलने लगा, यहां तक कि जहां उसकी मांसपेशियां लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रही थी। लियोनेल ने अपने पृथ्वी रूपी आकर्षण का इस्तेमाल करके अपने कवच पर नियंत्रण कर लिया और खुद को जबरदस्ती सही स्थिति में खींच लिया। इस अवस्था में उनका अपने शरीर पर सबसे अधिक नियंत्रण था और उनका मन पूर्णतः स्पष्ट था। अगर अलेक्जेंडर लड़ाई चाहता तो उसे मिल जाती। इस पल भी लियोनेल अपनी पीठ पर भारी निगाहों का एहसास कर सकता था। वह गर्ट्रूड की नम आंखें देख सकता था। वह रोलन का मजबूत जबड़ा देख सकता था। वह गॉगल्स की कसी हुई मुट्ठी, कास्टेलो का मुड़ा हुआ पोलार्म, माइल्स का खून बहता होंठ, ऑस्टिन के कांपते घुटने देख सकता था। उसके मन में सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों की छवि प्रतिबिंबित हो रही थी। हर कोई आशा की रोशनी के साथ उसकी ओर देख रहा था। बोझ बहुत भारी था, इतना भारी कि उसे लग रहा था कि उसके घुटने धंस जाएंगे, कंधे कुचल जाएंगे और पीठ टूट जाएगी। और फिर भी वह खड़ा रहा, उसका भाला आगे की ओर तान रहा था। लियोनेल ने अपना पैर उठाया, उसके नीचे की जगह कांप उठी। अगले ही पल वह गायब हो गया और अलेक्जेंडर के सामने प्रकट हो गया। फिर भी हमला करने के बजाय वह एक कदम दूर हट गया। जैसे कि भविष्य को पढ़ लिया हो, अलेक्जेंडर की मुट्ठी खाली हवा में मुक्का मारती है और वह उस स्थान में प्रवेश कर जाती है जो लियोनेल की छाती के आर पार हो जाता। हवा हिल गई, नीचे शहर में एक गहरी खाई बन गई और मिट्टी का विस्फोट होने लगा। लियोनेल की ठंडी आंखें उसके हेलमेट के नीचे झिलमिला रही थीं। उसका भाला ऊपर की ओर बढ़ रहा था, जिससे अलेक्जेंडर की बांह कट जाए। एक बार फिर शक्ति की ढाल प्रकट हुई। हालांकि लियोनेल का भाला लगा ही नहीं। वह अंतरिक्ष में घूमता हुआ अलेक्जेंडर की बांह की ओर ऐसे बढ़ रहा था मानो वहां शुरू से ही कोई ढाल थी ही नहीं। ब्लेड के त्वचा से टकराने का दृश्य उनके दिमाग में घूम रहा था। लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, लियोनेल फिर से गायब हो गया। उनके स्थान पर ऊर्जा के एक विस्फोट ने हवा को हिला दिया, जिससे ऊर्जा के संकेंद्रित वृत्त बाहर निकलने लगे। लियोनेल फिर से अलेक्जेंडर के सामने प्रकट हुआ। उसकी अभिव्यक्ति उसके चांदी काले हेलमेट के नीचे छिपी हुई पूरी तरह से अविचल थी। वह पहले ही अलेक्जेंडर के एक नज़दीकी युद्ध विशेषज्ञ के रूप में कौशल को पहचान चुका था। 5वें आयाम में प्रवेश करने के बाद किसी व्यक्ति की अपने शरीर में मौजूद बल के बजाय अपने आसपास की हवा में मौजूद बल को नियंत्रित करने की क्षमता एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच जाती है। उस पल में अलेक्जेंडर ने लियोनेल को रोकने के लिए अपनी कोहनी की जोरदार उछाल का इस्तेमाल किया था। लेकिन लियोनेल को पूरी तरह से समझने के लिए बस मांसपेशी के हल्के से झटके की जरूरत थी। जब तक अलेक्जेंडर को समझ में आया कि क्या हुआ है, लियोनेल का भाला पुनः उसके बाएं हाथ पर पूरी ताकत से वार करता हुआ नीचे गिरा। PCHU। लियोनेल का ब्लेड अलेक्जेंडर की त्वचा को चीरता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन उसके मांस हड्डी ने उसे रोक दिया। उसका भाला, जिसकी तीक्ष्णता का उसे अच्छी तरह एहसास था, अब उसका एक हाथ भी नहीं काट सकता था। लियोनेल समस्या को समझ गया। उसकी सहनशक्ति पहले से ही कम हो रही थी। वह हर हमले को स्थानिक तात्विक बल से नहीं चला सकता था।
साथ ही अपनी वर्तमान अवस्था में अपने दिव्य कवच के उपयोग को बनाए रखने के लिए आवश्यक सहनशक्ति उसे अन्य तात्विक बलों का उपयोग करने की अनुमति नहीं देती थी। अंत में वह इस अवस्था में केवल अपने स्थानिक बल पर ही भरोसा कर सकता था, लेकिन साथ ही यह उसके लिए सबसे अधिक थका देने वाला बल था। लियोनेल एक और हमले से बच निकला। उसकी कठिन सांसों के कारण लगातार बढ़ती बारिश में कोहरा छा रहा था। अलेक्जेंडर का शरीर टिमटिमा रहा था। लियोनेल की सर्पीली जंजीर के ब्लेड से पूरी तरह हट गया था। साफ था कि उसने अपनी जगह पर टिके रहने का साहस छोड़ दिया था, क्योंकि उसके बाएं हाथ का घाव उनकी आंखों के सामने तेजी से भर रहा था। अलेक्जेंडर ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसके चारों ओर गड़गड़ाती सार्वभौमिक शक्ति और भी प्रबल हो गई। लियोनेल एक बार फिर गायब हो गया। बिना एक शब्द कहे अलेक्जेंडर ठीक उसी जगह प्रकट हो गया जहां वह था। उसकी मुट्ठी ने उसके महल के 1/4 हिस्से को धूल में मिला दिया, बिना उन रईसों की परवाह किए जो अंदर मर सकते थे। मुझे आश्चर्य है, आप इसे कब तक जारी रख सकते हैं? उस क्षण क्षितिज के पार 3 शुद्ध नस्ल के घोड़े बारिश के बीच दौड़ते हुए युद्ध के मैदान में प्रवेश कर रहे थे, जहां लियोनेल और अलेक्जेंडर आमने सामने थे। लियोनेल ने भारी गहरी सांसें ली। जब उन्होंने पहली बार ड्रीमर्स के बैटल सैंड्स का निर्माण किया था, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वे इसमें इतने निपुण हो जाएंगे कि उनका शरीर उनके दिमाग से पहले ही जवाब दे देगा। ये लगभग सबसे बड़ी विडंबना जैसा लग रहा था। अब भी एक नए उन्नत 5वें आयाम की सत्ता का सामना करते हुए वह बिना किसी समस्या के अपने कार्यों को पढ़ने, भविष्यवाणी करने और उन पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम था। और हालांकि पहले ही कई बार आदान प्रदान हो चुका था, और हालांकि वह स्वप्न बोध का उपयोग कर रहा था और अपने मन और इंद्रियों को लगभग 200 तरीकों से विभाजित कर रहा था, उसने अपनी स्वप्न शक्ति की सहन शक्ति का मुश्किल से 10% ही उपयोग किया था। लेकिन हर बार जब अलेक्जेंडर अपने स्थानिक डोमेन के साथ आगे बढ़ता था, हर बार जब वह एक मुक्का मारता था और लियोनेल को उसे धीमा करने के लिए मजबूर करता था, तो ऐसा लगता था जैसे लियोनेल के जीवन का एक और हिस्सा छीन लिया गया हो। अगर अब उसका दिव्य कवच हटा दिया जाए, तो ऐसा लगेगा जैसे सिर्फ कंकाल ही बचा है। यहां तक कि उसकी तथाकथित भारी सांसें भी उसके लिए भारी ही थीं। अब तक उसमें उथली तेज सांसों के अलावा कुछ और लेने की ताकत ही नहीं बची थी। मामला और भी बदतर हो गया। पहली बार अलेक्जेंडर की मार से जो चोटें उसे लगी थीं, वे फिर से उभरने लगी थीं। लियोनेल की इंद्रियां दूर से आ रहे 3 ओरिक्स पर बहुत पहले ही टिक गई थीं। दरअसल उसने उन्हें नजर आने से बहुत पहले ही भांप लिया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे अलेक्जेंडर से निपटने का कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा था। अगर ये तीनों उसकी सेना पर हमला करने का फैसला कर लेते, तो वह चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पाता। लियोनेल पर एक अजीब सी लाचारी हावी हो गई और उसे फिर से भागने पर मजबूर होना पड़ा। वह जोर से खांसने लगा। हालांकि खून नहीं निकला, पर ऐसा लगा जैसे उसके गले में जलते हुए अंगारे उतार दिए गए हों। उसके फेफड़ों में मानो आग लगा दी गई हो। अपनी चिंता के बावजूद रोलन ने भी ओरिक्स को आक्रमण करते हुए देखा। ये समझते हुए कि समस्या गंभीर हो सकती है, उसने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। अनेक संकेत भेजते हुए सेना की बाईं शाखा ने पीछे मुड़कर अपने हथियार संभाल लिए तथा आने वाले हमले का सामना किया। अलेक्जेंडर गड़गड़ाहट के साथ गूंजती हुई वह गूंजती आवाज आसमान को हिला रही थी। वह गहरी थी और उसमें एक अविश्वसनीय भव्यता थी जो दिल और आत्मा में गूंजती थी। अपने सामने खड़ी सेना को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए ओरिक्स का राजा अपने घोड़े से कूद पड़ा और अपने दोनों सेनापतियों को साथ लेकर हवा में तेजी से भाग गया। उद्धरण ... विश्व बल। लियोनेल कड़वाहट से मुस्कुराया। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि ओरिक्स के राजा के पास इस दुनिया की आधी दुनिया की आत्मा होगी। लेकिन अगर उसे सचमुच 2 विश्व शक्ति उपयोगकर्ताओं से निपटना पड़ा, तो वह सचमुच खत्म हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह कभी इस दुनिया से बाहर कदम भी नहीं रख पाएगा? क्या उसने जो खून, पसीना और आंसू बहाए थे, वे सब व्यर्थ थे? लियोनेल को अपनी सेना के दिलों में सिकुड़न महसूस हो रही थी। फिर मानो पागलों ने सैन्य कानून पूरी तरह भूलकर विद्रोही सेना का पूरा समूह अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना राजधानी की ओर बढ़ चला। सामान्य इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कौन था, चाहे वो रोलन हो या फिर काया गॉगल्स। उस पल में मानो सब अपनी समझदारी खो बैठे थे। जब लियोनेल ने ऐसा दृश्य देखा तो उसे समझ नहीं आया कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। खुशी से, गुस्से से, कड़वी मिठास से उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी पीठ पर बोझ और भी भारी होता जा रहा हो। अब तक यह इतना भारी हो चुका था कि उसे घुटन महसूस होने लगी थी। उसका दिल लगातार धड़क रहा था।
हालांकि लियोनेल ने कभी अनुमान नहीं लगाया था कि आगे क्या होगा। जैसे ही वह उस युद्ध की तैयारी कर रहा था जो संभवतः उसका अंतिम युद्ध था, ओरिक्स राजा और उसके दो सेनापति उदासीन अलेक्जेंडर के सामने उपस्थित हुए। जैसे कि उसे पहले से ही इस परिणाम की उम्मीद थी, अलेक्जेंडर ने बाहर की ओर मुक्का मारा। दृढ़ निश्चय से भरी आंखों के साथ एवरार्ड उसके रास्ते में आगे बढ़ा। उसका मुंह खून से लथपथ था, जबकि अलेक्जेंडर की मुट्ठी उसकी छाती में जा लगी। ओरिक्स जनरल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट तैर गई। उसके पंजे फैल गए, अलेक्जेंडर की बांह पर ऐसे जकड़ गए मानो उसकी जान उसी पर निर्भर हो, और उसे हवा में सिर्फ ओरिक्स राजा की विश्व शक्ति ही थामे हुए थी। अलेक्जेंडर ने भौहें चढ़ाईं और वह अपना हाथ वापस खींचने ही वाला था, लेकिन ओरिक्स राजा प्रकट हुआ और उसने अपनी पूरी ताकत से उसे काट डाला। त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए अलेक्जेंडर ने गेंद को रोकने के लिए हथेली आगे की ओर मारी, लेकिन रिचर्ड ने गेंद के रास्ते में कदम रख दिया। हालांकि उसके चेहरे पर एवर जैसी जंगली खूनी मुस्कान नहीं थी, उसकी आंखों में एक पागल की चमक थी। ये चमक तब भी जब उसकी छाती पूरी तरह से छिद गई थी, तब भी जब अलेक्जेंडर उसे घूर रहा था, तब भी जब अलेक्जेंडर के पास जाते हुए उसके राजा के फरसे ने उसके सिर को दो टुकड़ों में चीर दिया था। कभी फीका नहीं पड़ा। लियोनेल का दिल कांप उठा जब उसने देखा कि ओरिक्स राजा का हालत उसके अपने जनरल के आर पार हो गया, मानो वह वहां था ही नहीं। सब कुछ मानो धीमी गति से चल रहा हो। लियोनेल किगन के हाथों का कांपना देख सकता था, उसकी आंखों में उदासी देख सकता था, उसकी आत्मा में कांपता दर्द देख सकता था। हॉलबर्ट ने एक उत्कृष्ट जनरल को मार डाला, लेकिन उसे पतली हवा के माध्यम से प्रकट हुई शक्ति की ढाल द्वारा रोक दिया गया। उद्धरण चिन्ह ... क्या तुम सचमुच सोचते हो कि यह मुझे मारने के लिए पर्याप्त है? अलेक्जेंडर ने ओरिक्स राजा के रुके हुए ब्लेड को देखते हुए स्पष्ट रूप से कहा। नहीं, ओरिक्स राजा ने उत्तर दिया, उसके हाथ भयावह रूप से स्थिर हो गए थे। उस पल लियोनेल को लगा जैसे राजा की नजर उस पर टिकी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजा ने उस पल उसकी तरफ क्यों देखा होगा, लेकिन उसे वो घृणा, गुस्सा या दोष नहीं दिखा जिसकी उसने उम्मीद की थी। इसके बजाय उसे बस एक शांत मुस्कान मिली। यह ऐसी मुस्कान थी जो उसे शांत रहने के लिए कह रही थी। यह उसे बता रही थी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके कंधे उससे भी बड़े और मजबूत हो, उसके लिए यह बोझ उठा लेगा। और फिर ओरिक्स राजा आग की लपटों में घिर गया। उसके आसपास की हर चीज, उसके फरसे से लेकर उसके सेनापतियों तक, यहां तक कि वह खुद भी विश्व शक्ति के एक विशाल प्रपात में समा गया। लियोनेल का दिल धड़कना बंद हो गया। लियोनेल की आंखों की पुतलियों में आग की लपटें झलक रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ओरिक्स राजा ने खुद को क्यों और कैसे बलिदान कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह विश्व शक्ति की क्षमता है, वंश शक्ति है, या फिर यह ओरिक्स राजा की मूल क्षमता है जिसे उसकी विश्व शक्ति एक नए स्तर पर ले जा रही है। अपनी सारी बुद्धि के साथ, अपनी सारी इंद्रियों के साथ भी वह समझ नहीं सका। लेकिन शायद चीजें ऐसी ही होनी थीं। जब शीर्ष पर बैठे लोगों ने अपने ऊपर सबसे बड़ा बोझ उठा लिया, तो क्या ये सब उनके नीचे वालों को अज्ञानता में जीने देने के लिए नहीं था? आग की लपटें नीचे के शहर को छुए बिना भी मानो उसे पूरी तरह से अपनी चपेट में ले रही थीं। चाहे वो गर्मी हो या वो पल, सब कुछ सर्वव्यापी था। ये शायद एक ऐसा पल था जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। और फिर भी शायद सबसे बड़ी विडंबना यही थी कि कुछ ही पल पहले उन्होंने इस आदमी को दुश्मन की तरह समझा था। यह एक और कड़वा मीठा पल था, लेकिन यह एक ऐसा पल था जो उनके दिलों में गहरे सम्मान से भरा था। हो सकता है, पर जिंदगी ऐसी परिकथाओं से भरी न हो। कभी कभी जब सबसे बड़ा त्याग भी कर दिया जाता है, जब सारे आंसू बहा दिए जाते हैं और सारे दिल टूट जाते हैं, तब भी यह काफी नहीं होता। जैसे जैसे आग बुझने लगी, जिसे लियोनेल ने भी छूने की हिम्मत नहीं की थी, हवा में खड़े एक अकेले आदमी की छवि और भी साफ होती गई। जब तक आग की लपटें पूरी तरह बुझ गईं और उन्होंने देखा कि क्या बचा है, तब तक उनके मन में एक खौफनाक एहसास घर कर चुका था। वहां अलेक्जेंडर खड़ा था। उसकी त्वचा जलकर काली हो गई थी और उसके नीचे खून से सना हुआ क्षत विक्षत मांस दिखाई दे रहा था। उसकी दोनों भुजाएं कहीं दिखाई नहीं दे रही थीं और उसकी सुंदर आकृतियां इस हद तक जल गई थी कि उसकी खोपड़ी के टुकड़े ही दिखाई दे रहे थे। उसी क्षण एक बार फिर उन्मादी हंसी गूंज उठी। जैसे जैसे बारिश की फुहारें और उबलती हुई उस कथित राजा के संपर्क में आते ही ये हंसी और भी बढ़ गई। मुझे मार डालो, मैं सर्वोच्च हूं। अलेक्जेंडर की आवाज गूंज उठी। उसकी आवाज का प्रक्षेपण आकाश में छाए घने काले क्यूमुलोनिम्बस बादलों में चक्रवात को चीरता हुआ प्रतीत हुआ।
बिजलियां चमक रही थीं और गरज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई नारकीय वंश उन सबकी जिंदगी काटने आ रहा हो। नहीं, लियोनेल अचानक दहाड़ा, उसका शरीर कांप रहा था। लेकिन जब वह दोबारा दिखाई दिया तो उसने अपनी इच्छित दूरी से आधे से भी कम दूरी तय की थी। पूरी तरह से अपनी सीमा से बाहर, अलेक्जेंडर ने आसमान से नीचे की ओर छलांग लगाई। उसका हाथविहीन शरीर बारिश में तीर की तरह दिख रहा था जब वह सेना के बीच प्रकट हुआ। उसका मुंह खुल गया और काटते समय उसकी खोपड़ी से त्वचा उखड़ने लगी। उस पल युद्ध के मैदान के उस पार से गर्ट्रूड मुस्कुराए। इतनी दूर से भी लियोनेल उसे साफ देख सकता था। वह जानती थी कि अलेक्जेंडर इतनी तेज है कि वह उस पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकती। उसके पास हथियार उठाने का भी समय नहीं था। उसके अंतिम विचार वाकई बहुत साधारण थे। अगर उसे मरना ही था तो क्या आखिरी बार उसका चेहरा देखना अच्छा नहीं लगेगा? यह तो बस शर्म की बात थी कि उसका सिर उस शापित कवच से ढका हुआ था। उसी क्षण अलेक्जेंडर के दांतों ने गर्ट्रूड का गला फाड़ दिया। मानो प्यास से मर रहा हो, उसने पूरी ताकत से उसे चूसा और उसे तब तक कुम्हलाता रहा जब तक उसने आखिरी सांस नहीं ले ली। अलेक्जेंडर का शरीर फिर से फड़क उठा, खून के लिए तड़प रहा था। उसे अपने होठों को सुशोभित करने के लिए जीवन के स्वाद की जरूरत थी। अपने ही बेटे की बलि देकर ही उन्हें इतनी महान पुनर्योजी क्षमताएं प्राप्त हुई थीं। इतनी दूर जाने और पूरी दुनिया का एकीकरण अपनी उंगलियों पर रखने के बाद अब उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? लियोनेल ने लाल आंखें देखीं, उसका शरीर खुद ब खुद आगे बढ़ रहा था। भले ही वह अब स्थानिक बल का इस्तेमाल न कर पा रहा हो, फिर भी उसकी गति अभी बाकी थी, उसके पास अभी भी कुछ था। दुर्भाग्यवश स्थानिक बल के बिना वह आसमान से नीचे गिर गया और नीचे की इमारतों से टकरा गया। लियोनेल ने अपने दिव्य कवच को अपनी त्वचा में धंसने दिया तथा जो भी प्रकाश तत्व बल वह जुटा सका उसे उसने अपने शरीर में प्रवाहित कर दिया। लेकिन जब तक वह किसी तरह दूसरी इमारत के ऊपर छलांग लगाने में कामयाब हुआ, तब तक वह केवल अलेक्जेंडर को रोलन की ओर बढ़ते हुए देख सकता था। लियोनेल को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल चीरकर बाहर निकाला जा रहा हो। ये पिछले 2 साल उसके लिए इससे ज्यादा सच्चे नहीं हो सकते थे। वह अब भी रोलन की हर हंसी सुन सकता था, वह अब भी हर बार उसके कंधे पर थपथपाहट महसूस कर सकता था, वह अब भी उन सभी खाने का स्वाद चख सकता था जो उन्होंने साथ में खाए थे। ये सोचकर कि वह अपनी मृत्यु के बारे में एलिस को कैसे समझा पाएगा, या क्या उसे कभी ऐसा करने का मौका मिलेगा भी, वह अंदर से टूट गया। हालांकि लियोनेल ने रोलन को मरते नहीं देखा, बल्कि जो उसने देखा उसने उससे और भी ज्यादा हिलाकर रख दिया। जब रोलन का गला गर्ट्रूड की तरह ही फाड़ा जाने वाला था, तभी गॉगल्स ने उसे धक्का देकर रास्ते से हटा दिया और दोनों हाथों में खंजर लपेटे हुए अलेक्जेंडर के सामने प्रकट हुआ तथा अपनी पूरी ताकत से नीचे गिर पड़ा। चश्मा। रोलन दहाड़ा। चुप रहो, गॉगल्स ने अपनी कांपती आवाज को छिपाते हुए चिल्लाया। मैं इस कमीने को अपनी देवी के रोने की वजह नहीं बनने दूंगा। लियोनेल की दुनिया पूरी तरह से बेरंग हो गई। गॉगल्स ने जितनी बार उलझी हुई बातें की थीं, वे सब उसके दिमाग में कौंध गईं। और इस बार वह मुश्किल से एक वाक्य पूरा कर पाया था कि बाकी खून की गड़गड़ाहट की आवाजों से भर गया। गॉगल्स की आंखें धुंधली हो गईं, क्योंकि उसके गले को सफेद दांतों की एक चमकदार पंक्ति ने चीर दिया था। लियोनेल आगे बढ़ता रहा, उसके कानों में एक अजीब, ऊंची, नीरस आवाज गूंज रही थी। वह न तो ठीक से देख पा रहा था और न ही ठीक से सोच पा रहा था। उसकी सारी ताकत उसे पूरी ताकत से दौड़ने में लगा दी गई, मानो उसे इस बात से कोई फर्क ही न पड़ता हो कि अलेक्जेंडर के अंक पहले ही फिर से उगाए थे। अलेक्जेंडर की हंसी आसमान में गूंज उठी, उसके शरीर से एक परिचित चांदी की गोली निकल रही थी और एक अंतहीन दबाव डाल रही थी। लियोनेल उसके सामने प्रकट हुआ, लेकिन वह अपना भाला घुमा भी नहीं पाया था कि बल्कि एक गुंबद ने उसे पूरी तरह से रोक दिया। लियोनेल ने गुंबद पर अपना भाला बेतहाशा घुमाया, लेकिन उसने जो कुछ भी किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जानते हो, अलेक्जेंडर हंसा, उसका मुंह लियोनेल के सिपाहियों के मांस से लथपथ था। उद्धरण चिन्ह ... एक बार मेरे पास भी तुम्हारे जैसा ही अवज्ञाकारी एक आदमी था। क्यों न मैं तुम्हें भी वही मौका दूं जो मैंने उसे दिया था। आप बाकी लोगों को बचाना चाहते हैं, है ना? अलेक्जेंडर ने रोलन को उठाया जो गॉगल्स के कारण जमीन पर गिरा हुआ था, उसे इस तरह ऊपर उठाया जैसे कि यह सुनिश्चित करना चाहता हो कि लियोनेल उसका चेहरा देख सके। झुकना। लियोनेल के चारों ओर बल का गुंबद सिकुड़ गया, जिससे वह जमीन में धंस गया और उसका माथा शहर की टूटी फूटी पक्की सड़कों से टकरा गया। अपनी वफादारी की कसम खाओ, सर्वोच्च को पहचानो, मैं, राजा अलेक्जेंडर, इस दुनिया का शासक बनूंगा।
लियोनेल का चेहरा मिट्टी में धंस गया था। उसके पास इतनी ताकत भी नहीं थी कि वह अपनी बाहें जमीन पर सटाकर खड़ा हो सके, और अगर वह खड़ा भी होता तो भी उसके पास इस दीवार को तोड़ने की ताकत नहीं होती। वह पूरी ताकत से भी इस बाधा को पार नहीं कर सका, तो अब वह ऐसा कैसे करेगा? अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं उनमें से हर एक को मार डालूंगा, एक एक करके। लियोनेल ने अपने दांत पीस लिए। उसका जबड़ा इतनी जोर से भींचा कि अगर आसमान से भारी बारिश न हो रही होती तो शायद उसकी आवाज सुनाई दे जाती। ऊपर काले बादलों का एक भंवर गड़गड़ा रहा था और बिजली चमक रही थी, जो हर गुजरते पल के साथ तेज और अधिक खतरनाक होती जा रही थी, मानो कोई बवंडर धरती को छूने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही लियोनेल ने अलेक्जेंडर के शब्द सुने, उसके रक्त में क्रोध का संचार होने लगा। पहले उसे घुटने टेकने की ज्यादा परवाह नहीं थी। ये खुद का अवमूल्यन नहीं था, बल्कि उसने कभी इस क्रिया को ऐसा नहीं माना था जिससे किसी व्यक्ति को मूल्य जैसी चीज मिले या छीने। लोकतंत्र से ज्यादा राजतंत्र वाली दुनिया में पले बड़े होने के कारण सम्राट को सम्मान देना रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। बेमतलब के गर्व को बनाए रखना या उस पर अड़े रहना कभी भी संघर्षपूर्ण नहीं रहा, खासकर तब जब आपके आसपास के सभी लोगों को इसी तरह की शिक्षा दी गई हो। लियोनेल को राजा आर्थर से मिलने के बाद ही घुटने टेकने से अचानक घृणा हुई, लेकिन तब भी यह उस क्रिया के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसे लग रहा था कि यह उसकी कीमत पर किसी और को ऊपर उठाने के लिए एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। उस समय राजा आर्थर को उसे उठ खड़े होने के लिए कहना था, फिर भी उन्होंने लियोनेल पर और दबाव डालने के लिए जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उन्हें यह नहीं पता था कि लियोनेल जैसे व्यक्ति का भी अपना एक अलग ही स्तर होता है, खासकर जब वे सम्मान पर उतना ही जोर देते हैं जितना लियोनेल देता है। उस दिन के बाद से लियोनेल ने कभी भी लापरवाही से घुटने नहीं टेके, लेकिन इस पल जब उसका चेहरा जमीन में धंसा हुआ था और उसकी सेना का क्रोध उसके चारों ओर उमड़ रहा था, तो उसे इससे और भी ज्यादा नफरत हो रही थी। उसके शरीर की नसें उभर आईं। हालांकि उसकी त्वचा अब उसके कांस्य रूनों को सहन नहीं कर पा रही थी, फिर भी उसकी आंखों में एक गहरा लाल रंग चमक रहा था। लेकिन उस समय किसी कारणवश वह सामान्य बैंगनी रंग, जो लाल रंग की जानलेवा हिंसा को दबा देता था, कहीं नजर नहीं आ रहा था। लियोनेल के लिए बाधाएं ढहती दिखीं, लेकिन जैसे ही वह इतना ऊंचा उठा कि अलेक्जेंडर से नजरें मिला सके। टकराना। द पावर ऑफ स्मेल कैन ह्यूमंस स्निफ आउट कैंसर विद बॉडी ओडर। ब्रेनबेरीज। लियोनेल का शरीर एक बार फिर जमीन पर धंस गया। ऐसा लग रहा था मानो उसकी खोपड़ी का पूरा अगला हिस्सा चकनाचूर होने की कगार पर हो। अगर उसका धातु शरीर उस पत्थर की जमीन से ज्यादा मजबूत न होता जिस पर उसे धकेला जा रहा था, तो उसकी चोटें इतनी हल्की नहीं होती। गलत जवाब। अलेक्जेंडर ने सिर हिलाया। मैं तुम्हें जितने मौके चाहिए उतने दूंगा, चिंता मत करो। सामान्य। अलेक्जेंडर ने हाथ हिलाकर एक अवरोधक खड़ा कर दिया जिससे सैनिकों का एक समूह आगे बढ़ने से रुक गया। हालांकि बहुत जल्दी ही यह साफ हो गया कि उसने यह अपनी सुरक्षा के लिए नहीं किया था। एक व्यक्ति ने स्वयं को अवरोध के पार उड़ते हुए पाया, उसकी गति भी अन्य लोगों की तरह नहीं रुकी। उसे तुरंत ही यह एहसास हो गया कि क्या हुआ है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता गया, उसकी आंखों में पागलपन की एक चमक छा गई। उसकी दहाड़ बढ़ती हुई भारी बारिश में डूब गई। खून की कुछ फुहारें लियोनेल पर गिरीं, जिससे उसका कांपता हुआ शरीर जम गया। लाल रंग की बूंदें गिरती हुई बारिश से कहीं ज्यादा भारी लग रही थीं। मानो बादलों के पहाड़ के बीच कोई निहाय छिपी हो, वे लहरों की तरह लियोनेल के दिल से टकरा रही थीं। उस पल उसे लगा कि उसके चारों ओर की दीवार एक बार फिर ढीली पड़ गई है। जाहिर है अलेक्जेंडर उसे खड़े होने का, झुकने का एक और मौका दे रहा था। लियोनेल हिला तक नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी रगों में दौड़ता गुस्सा कम नहीं हुआ था, फिर भी उसे लग रहा था कि उसे किनारे कर देना चाहिए, किसी बड़े भले के लिए अपना अभिमान त्याग देना चाहिए। क्या यहाँ इन लोगों का जीवन उसके गौरव या अपमान की कीमत से कम था? लियोनेल को खुद से ईमानदार होना था। सच तो ये था कि उस सवाल का जवाब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। हकीकत तो ये थी कि यह सब बहुत ज्यादा था। वह इतनी सारी मौतों का बोझ उठाने को तैयार नहीं था, अपने आदमियों की खोई हुई जानों का बोझ जिंदगी भर अपने ऊपर ढोने को तैयार नहीं था। उसने इतनी मेहनत क्यों की? पिछले 2 सालों में उसने अपनी लड़ाइयों की हर बारीकियों पर इतनी मेहनत क्यों की? उसे हर युद्ध क्षेत्र में मौजूद रहने की जरूरत क्यों महसूस हुई? आगे चाहे कितना भी खतरा क्यों न हो, उसने अग्रिम मोर्चे के मुखिया के रूप में हमला करने पर जोर क्यों दिया? ये सब इसलिए था क्योंकि वो उस बोझ, उस भारीपन को महसूस नहीं करना चाहता था।
जो चीजें वो अपने लिए मांगता था वो दूसरों से नहीं मांग सकता था। वो अपनी रक्षा करना चाहता था, वो इस दिल दहला देने वाले अपराधबोध को महसूस नहीं करना चाहता था। लियोनेल की उंगलियां जमीन पर घिसट रही थीं, उसकी ताकत के कारण जमीन टूट रही थी और पीछे उथली खायां बन रही थीं। अपनी मुट्ठियों का प्रयोग करते हुए उसने स्वयं को घुटनों तक ऊपर धकेला। उसके बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे, जमीन की कीचड़ और मैल से सने हुए। अब उनमें वो धातु जैसी चमक नहीं रही जो हमेशा रहती थी। उसका चेहरा, जो बालों से आंशिक रूप से छिपा हुआ था, खून और धूल के मिश्रण से सना हुआ था, उसकी आंखें फिर से अपने सामान्य हल्के हरे रंग में आ गई थीं। फिर भी, इस समय, वह किसी भी चीज से कहीं ज्यादा धूसर लग रही थी। उसकी सांसें उथली और कमजोर थीं, और हर सांस के साथ उसकी पसलियां टुकड़ों में टूटने का खतरा था। अगर इसका मतलब ये था कि उसे यह बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, तो उसके गर्व की क्या कीमत थी? अगर उसे लगता था कि उसकी जान भी उनकी जान जितनी कीमती नहीं है, तो उसके अपमान की कीमत इतनी ज्यादा क्यों होगी? वह बस उनसे थोड़ा ज्यादा भाग्यशाली था। बस इतना ही। लियोनेल ने अपना सिर जमीन पर झुकाना शुरू कर दिया, उसकी पूरी सेना पूरी तरह से खामोश हो गई थी। लियोनेल की पीठ को झुकते देख उनकी आंखें लाल हो गईं। वे जानते थे कि दूसरों के लिए टूटने से पहले सैकड़ों, यहां तक कि हजारों लोगों की मौत हो सकती है। हालांकि लियोनेल के लिए एक योद्धा की एकमात्र मृत्यु, जिसका चेहरा भूलने योग्य था, उसके लिए पर्याप्त थी। राजा, मत करो। रोलन ने अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाए, उसका गला अभी भी एलेक्जेंडर द्वारा दबाया हुआ था, और अंततः ये शब्द कहे।